जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आसाम प्रहरी ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन, जहां हम लोग वीकली आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। मतलब लास्ट वीक में जून 30 से लेकर आज जुलाई 5 तक जो आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मेंशन थे, उनका प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इन डेप्थ एनालिसिस, सो दैट आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी बढ़िया हो, जो प्रीलिम्स आप नेक्स्ट ईयर दोगे, एंड अगेन जो आपने मेंस देना है, चाहे वो मेंस एपीएससी 2025 मेंस में हो या फिर एपीएससी का 2026 का मेंस हो, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर आप अगले साल भी मेंस लिख रहे हो ना, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी से करनी है। जून, जुलाई, अगस्त, ये जो करंट अफेयर्स हैं, ये आपके अगले साल भी बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एस्पिरेंट्स हु आर अपीयरिंग इन दिस ईयर्स मेंस और नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एंड मेंस, दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस इन डेप्थ एनालिसिस में हम लोग टॉपिक्स क्या डिस्कस करेंगे आज। तो हमारा आज का टॉपिक होगा एज पर द लास्ट वीक, जो लास्ट वीक आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स रहे थे जून 30 से लेकर जुलाई 5 तक। पहला टॉपिक है रिवर लिंकिंग इन आसाम, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स और रिवर लिंकिंग इन आसाम। हमने केन बेतवा इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स के बारे में पहले भी पढ़ा है, हमने कोसी मेची इंटरलिंकिंग के बारे में पढ़ा है, और वर्ल्ड में भी कई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं। आज उन सबके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। एंड नाउ इसको लेकर बात अब आसाम में भी हो रही है कि सिंस आसाम में रिवर्स का भी पोटेंशियल अच्छा है, बट पोटेंशियल होने के साथ साथ जब एक्सेस वाटर होता है तो वो फ्लड के रूप में एक थ्रेट बन जाता है। पर कई ऐसे रीजन होते हैं जो ड्रॉट भी फेस करते हैं। तो इस फ्लड और ड्रॉट मिटिगेशन को सॉल्व करने के लिए रिवर इंटरलिंकिंग कैन बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई वी विल स्टडी द रिवर इंटरलिंकिंग इन आसाम, जिसको हम लोग जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 5 में क्लासिफाई कर सकते हैं। इवन जीएस पेपर 3 में भी क्वेश्चन आ सकता है इससे। देन सेकंड होगा आसाम लिटरेरी एम्बेसडर श्री अरूप कुमार दत्ता जी के ऊपर। श्री अरूप कुमार दत्ता, he has not only contributed in the development of Assamese literature, but he is also representing the culture, the society of Assam, the ecological uniqueness, biodiversity of Assam, and the entire Northeast at national and global level. नेशनल एंड ग्लोबल लेवल पर ना सिर्फ आसाम बल्कि एंटायर नॉर्थ ईस्ट को अपने इंग्लिश लिटरेचर के हेल्प से इन्होंने काफी अच्छा रिप्रेजेंट किया है, एंड दैट्स व्हाई हम जीएस पेपर 5 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है, नेक्स्ट है आर्सेनिक इन आसाम्स ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में गाइज आर्सेनिक कंटेंट जहां भी मिलता है ना, हेल्थ के लिए बड़ा हार्मफुल हो जाता है। इट कॉजेज मेनी काइंड ऑफ डिजीज, इवन कैंसर। और अभी रिसेंटली जो सर्वे हुए हैं, पार्लियामेंट में जो डाटा सबमिट किया गया, तो एक बड़ा कंसर्निंग फिगर निकल कर आया कि आसाम के कई डिस्ट्रिक्ट्स में आर्सेनिक कंटेंट ग्राउंड वाटर में काफी ज्यादा है, हार्मफुल लेवल पर है। एंड दैट्स वाई इसको लेकर मेजर्स अडॉप्ट करने की जरूरत है, उन मेजर्स का इंप्लीमेंटेशन करवाने की जरूरत है, जिससे आर्सेनिक का कंटेंट कम हो, या फिर आर्सेनिक रिलेटेड जो भी अगर डिजीजेस होते हैं वो डिजीज को भी एड्रेस किया जा सके। एंड देन सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट जो 2005 से बनने की जिसकी शुरुआत हुई थी, वो डिले होते गया। पहले 2011 में डिले हुआ, फिर अगेन डिले होता है। इवन इस साल क्या उम्मीद थी दैट सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2025 में फुल्ली कमीशन हो जाएगा, बट अगेन इट हैज बीन डिलेड, और अब इसके फुल्ली कमीशन होने के चांसेस 2026 में लग रहे हैं। लेट्स सी 2026 तक जाकर भी फुल्ली कमीशन हो पाता है कि नहीं, फिंगर्स क्रॉस हो जाए, क्योंकि रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं। तो इससे रिलेटेड भी कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इतना डिले क्या हुआ, इससे हमें क्या लेसन मिला। डिले हो गया, ठीक है, अब जो हो चुका है उसको सुधारा नहीं जा सकता, पर आगे हम लोग इससे लेसन लेकर आगे तो सही कर सकते हैं कि नेक्स्ट चाहे वो आसाम में हो या इंडिया के किसी और प्लेस पर ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर प्लान किए जाएं तो उनमें ऐसा डिले ना हो। सो ये सारी चीजें प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा, जिसको आपको लिखना है सिंसियरली और इवेलुएट करवाना है अपने टीचर से, ठीक है। एंड प्रीलिम्स के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब ये चारों टॉपिक तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, प्रीलिम्स और मेंस से दोनों पर्सपेक्टिव से। अलग से भी आपके लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने अटैच किए हैं। दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन, ये आज के सेशन का एजेंडा होगा। एंड अनदर सेक्शन, रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन, जिसे मैंने आसाम प्रहरी में अभी आपके लिए क्यों इंक्लूड किया, सो दैट आपकी रीडिंग की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बढ़े। बिकॉज वंस यू रीड गुड कंटेंट, देन यू वुड डेवलप द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी टू राइट गुड एसे और इवन राइट गुड आंसर्स इन जनरल स्टडीज पेपर। इंटरव्यू में भी आपके आंसर्स जो होंगे ना, वो रटे रटाए आंसर्स नहीं होंगे, आपके आंसर्स में वजन होगा।
दैट इज रिक्वायर्ड, इसलिए अच्छा पढ़ना जरूरी है। और उसके लिए हम न्यूज़पेपर को रेफर करेंगे, काफी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। तो आज के रीड एंड रिफ्लेक्ट के सेशन में आपके लिए पहला आर्टिकल है मिजोरम के अचीवमेंट को लेकर, है ना। दैट्स रियली कमेंडेबल अबाउट मिजोरम, और इससे बाकी सारे स्टेट्स भी लेसन ले सकते हैं कि किस तरह से मिजोरम इंडिया का पहला फुल्ली लिटरेट स्टेट बनता है। क्या ऐसी चीजें हुई थी, किस तरह से पॉलिसी पीपल को, मतलब पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाने वाले एंड जो पीपल हैं, उन्होंने किस तरह से अलाइनमेंट बनाया कि ये अचीवमेंट हो पाया। एंड सो रीड अबाउट इट। इसका सोर्स होगा इंडियन एक्सप्रेस, किस डेट का, जुलाई 4 का। एंड दूसरा, चेंज्ड टाइम्स न्यू पिटफॉल्स। दिस आर्टिकल इज रिटन बाय नन अदर देन बट श्री अरूप कुमार दत्ता जी। इनका ये आर्टिकल चेंज्ड टाइम्स एंड न्यू पिटफॉल्स असम ट्रिब्यून जुलाई 5 के एडिशन में आया है। आप इसको भी पढ़िए कि इस चेंजिंग टाइम में क्या ऐसे पिटफॉल्स हैं। स्पेशली यहाँ पे डिजिटल गैजेट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं दत्ता सर कि डिजिटल गैजेट्स या जो डिजिटल वर्ल्ड है उसको लेकर यूथ में या बाकी लोगों में जो पिटफॉल्स हैं, जो कमियां दिख रही हैं चेंजिंग टाइम्स में, उसको लेकर एक अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। सो दिस 2 आर्टिकल्स फॉर रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन फॉर दिस वीक, इस वीक के रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन के लिए, ठीक है। और जून वाला कंपाइलेशन, जहां तक बात है गाइज, जून का जो आसाम प्रहरी है उसका कंपाइलेशन मतलब मैगजीन के फॉर्म में वो स्मार्ट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया जा चुका है। स्मार्ट आईएएस के जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए तो आपके ऐप पर भी अवेलेबल है। जो स्टूडेंट स्मार्ट आईएएस में अभी इनरोल्ड नहीं है बट दे आर सिंसियरली वॉचिंग इट एंड गेटिंग बेनिफिटेड, आप लोग स्मार्ट आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाकर, इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी कंपाइलेशन को, मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए फिर हम पहले टॉपिक पर आते हैं। पहला टॉपिक है रिवर लिंकिंग इन आसाम। आप यहाँ पे एक आर्टिकल देख सकते हो, फिजिबिलिटी ऑफ रिवर लिंकिंग एंड रिवर इंटरलिंकिंग से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग जीएस पेपर 1 और 5 या इवन 3 में भी क्लासिफाई करके पढ़ सकते हैं। अब हमें इसे पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे कि ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या, आसाम में इसका क्या बैकग्राउंड है एंड क्या नीड है। पहले इन 3 चीजों को समझेंगे। आसाम में कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, क्या प्रेजेंट स्टेटस है, क्या नीड है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है ना, ये पूरा हमारा कंसर्न रहेगा इस टॉपिक को रिलेटेड। सो रिवर इंटरलिंकिंग की बात करें तो रिवर इंटरलिंकिंग एक्चुअली क्या होता है कि जो सरप्लस एरिया होता है रिवर का, वहां से वाटर को इंटरलिंक करके जो वाटर शॉर्टेज वाले एरिया होते हैं, मतलब सपोज इफ यू टॉक अबाउट सुबनसिरी, हम सुबनसिरी रिवर की बात करते हैं। सुबनसिरी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो अगर सुबनसिरी रिवर जिसमें जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है एंड इट इज कैरिंग अ लॉट ऑफ वाटर, तो इसके पास वाटर एक्सेस है, बाढ़ भी आ सकती है, बाढ़ आती भी है। उसको रोकने के लिए हमने क्या किया कि सुबनसिरी से, जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, कि हमने इससे कनेक्ट करके दूसरे रिवर या दूसरे रीजन कैनल्स के रास्ते जहां पर वाटर स्कार्सिटी थी, जहां पर ड्राउट जैसे सिचुएशंस होते थे, इसको डील करने के लिए हमने वाटर कनेक्ट कर दिया। दैट इज रिवर इंटरलिंकिंग। ऐसे कई सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं। तो ये रिवर इंटरलिंकिंग हो गया। इसका मेन पर्पस हो जाएगा फ्लड एंड ड्रॉट दोनों को मिटिगेट करना। अब उससे आपके लिए इरिगेशन बेनिफिट्स हो जाएंगे, रूरल इनकम बढ़ जाएगा, राइट। इससे नेविगेशन भी आसान होगा। इनलैंड वाटरवे नेविगेशन के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। सो अगर हम लोग 2 रिवर्स को कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर जो इंटरनल वाटरवे वाटर नेविगेशन है वो और बढ़िया हो सकता है। बैकग्राउंड की हम बात करेंगे तो आसाम में एज पर द आसाम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ADMA के अकॉर्डिंग आसाम का जो 40% लैंड एरिया है ना, ये फ्लड प्रोन है। मतलब 40% लैंड एरिया रिकरेंट फ्लड को फेस करता है, लेकिन बाकी कुछ एरिया है जो कि ड्रॉट फेस करता है। तो जब ड्रॉट फेस करने वाले एरिया हैं और फ्लड फेस करने वाले एरिया भी हैं, तो दोनों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो एक तरफ फ्लड का एक्सेस वाटर ड्रॉट वाले रीजन में चले जाएगा, वहां इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाएगी, और फ्लड वाला जो रीजन है वहां से एक्सेस वाटर कम हो गया तो फ्लड मिटिगेशन हो जाएगा। दैट्स वाई हमारा दोनों गोल फुलफिल हो रहा है। इसी को लेकर जो प्रोपोज्ड रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आसाम में है, प्रोपोज्ड है अभी, क्या, मानस संकोस तिस्ता गंगा इंटरलिंक। मतलब यहां पे मानस संकोस तिस्ता गंगा, इनका एक इंटरलिंकिंग प्रपोज किया गया है। एंड जोगीहोपा तिस्ता एंड फरक्का लिंक, ये भी एक प्रपोज्ड रिवर इंटरलिंकिंग है। सो दीज आर द 2 प्रपोज्ड। आगे भी हो सकता है कुछ नए प्रपोजल्स आए या इन्हीं प्रपोजल्स को इंप्लीमेंट करवाया जाए रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो हमें नीड, बेसिक नीड तो यहां पे समझ में आ गया। अब हम और डिटेल में चलते हैं।
हम देखते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग इन इंडिया, कि क्या ये आइडिया क्या 21st सेंचुरी का है या पहले भी ऐसे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई थी। तो काफी पुराना आइडिया है गाइज, इवन 1919 का। 1919 बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर नहीं? 1919 वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद फिर ब्रिटिश हमें सौगात देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, है ना? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जहां से डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस में। व्हाट इज डायरकी? रिवाइज कर लो, कमेंट सेक्शन में करके बताओ जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है। एंड 1919 में अनफॉर्चुनेटली 13 अप्रैल को खूनी बैसाखी भी होती है। अमृतसर में जनरल डायर और माइकल ओ डायर की परमिशन की वजह से बेगुनाह मारे जाते हैं। ओके, खैर इसे 1919 के साल सर आर्थर कॉटन जिन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज जो कि गोदावरी एंड कृष्णा रिवर पर है, इनको डिजाइन किया था सर आर्थर कॉटन ने। इन्होंने प्रपोज किया क्या? कनेक्टिंग इंडियन रिवर्स। इन्होंने इंडियन रिवर्स को कनेक्ट करने का प्रपोजल प्रेजेंट किया था। कब? 1919 में। तो हम लोग ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी देख रहे हैं। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन से क्या होगा ना कि आप जब आंसर लिखोगे तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। और अभी हर टॉपिक के साथ मैंने कंक्लूजन भी अटैच कर दे रहा हूं मैं, ताकि तुम लोगों को जो दिक्कत थी कि सर हम कंक्लूजन नहीं लिख पाते मेंस में, इसलिए मैं हर टॉपिक के साथ कंक्लूजन अटैच कर दे रहा हूं क्वेश्चन के साथ, कि आप ऐसा कंक्लूजन लिख सकते हो। वो हिंट आपको मिल जाएगा, है ना? धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी खुद से लिखने का। तो आप शुरू ऐसे कर सकते हो, दैट द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट और द प्रपोजल ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग इज नॉट न्यू, इवन इन 1919 सर आर्थर कॉटन हैज प्रपोज्ड इट। बढ़िया, वैल्यू एडिशन हो जाएगा मेंस में, जेनरिक आंसर नहीं रहेगा सिर्फ। दूसरा क्या, इसको आगे जाके सपोर्ट किया हमारे इंडिया के रिनोन्ड इंजीनियर्स में से एक एम विश्वेश्वरैया सर ने। इवन आगे के.एल. राव ने भी सजेस्ट किया था कि गंगा कावेरी लिंक अगर हम कनेक्ट करते हैं तो जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, अब गंगा जो है इसमें सालों भर पानी रहता है ना, पेरेनियल रिवर है, बट कावेरी जिसमें कभी कभी वाटर स्कार्सिटी दिखती है, या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो वाटर स्कार्सिटी फेस करते हैं, तो इफ वी कनेक्ट गंगा एंड कावेरी तो सदर्न इंडिया का जो वाटर स्कार्सिटी है वो सॉल्व हो सकता है। ये प्रपोजल 1960 में भी आया। तो जब ये प्रपोजल चलते आ रहे हैं इंडिपेंडेंस के पहले से, फाइनली 1980 में क्या किया जाता है? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान डेवलप किया जाता है। ध्यान दो, 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, ये सब ना तुमको अपने मेंस के आंसर में इंक्लूड करना है गाइज, ठीक है? नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। अब ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान डेवलप किया जाता है, जो तभी मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन के अंडर था, अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। जिसमें प्लान क्या किया गया कि हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे रिवर इंटरलिंकिंग को। एक होगा हिमालयन कंपोनेंट जिसमें ब्रह्मपुत्र गंगा जैसे रिवर्स का इंटरलिंक होगा, और दूसरा होगा पेनिसुलर कंपोनेंट जिसमें गोदावरी कृष्णा कावेरी और बाकी रिवर्स का इंटरलिंकिंग होगा। और टोटल कितने हो जाएंगे? 30 प्रपोज्ड ऐसे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट की बात थी। 14 थे हिमालयन रीजन में, 14 और 16 थे किसमें? पेनिसुलर रीजन में। 2002 में फिर इसमें आगे भी डेवलपमेंट होता रहा। 2002 में सुप्रीम कोर्ट भी सेंटर को एक डायरेक्टिव देता है कि आपके पास क्या फिजिबिलिटी का रिपोर्ट है, आप हमें स्टेटस बताइए कि रिवर इंटरलिंकिंग को लेकर आपके पास क्या रिपोर्ट है। एंड 2015 ऑनवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवर इंटरलिंकिंग पर फिर अपने काम को में भी काफी तेजी लाई। मतलब जो न्यू गवर्नमेंट बनती है सेंटर में एनडीए की, दैट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द पेस ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग, जिससे आप केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में काफी सुनते हो। ओके, अब यहाँ पे ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है, इसी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान को एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या एस्टेब्लिश होता है? नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि इस पर्सपेक्टिव प्लान, ईयर देखो क्या है? 1980। तो 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का फॉर्मेशन होता है टू कंडक्ट द सर्वे, द रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन, प्रिपेयरिंग द फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड फॉर द पॉसिबल रिवर इंटरलिंकिंग इन इंडिया, कि इंडिया में किन स्टेट्स में या किन 2 स्टेट्स या किन 3 स्टेट्स को मिलाकर रिवर इंटरलिंकिंग किया जा सकता है। इससे रिलेटेड प्लान, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कितना फिजिबल है, क्या फाइनेंशियल या इकोलॉजिकल सोशल चैलेंजेज आएंगे, उन सब के लिए नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का फॉर्मेशन कर दिया गया। तो ये बैकग्राउंड हो गया हमारा, किस तरह से रिवर इंटरलिंकिंग की शुरुआत होती है। नाउ वी कम टू प्रेजेंट। अब हम प्रेजेंट पर आते हैं। प्रेजेंट में हम क्या देखते हैं कि कौन कौन से ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं या कुछ प्रोपोज प्रोजेक्ट भी हैं जो काफी न्यूज में है। जैसे सबसे पॉपुलर है केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। केन बेतवा, व्हाट यू शुड डू ना, आप रिवर केन और रिवर बेतवा का मैप भी एक बार देख लेना। अगर आप यूपीएससी स्पेशली देना चाह रहे हो तो रिवर केन और बेतवा का मैप भी देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकते हैं कभी भी। ये इंडिया का पहला अप्रूव्ड इंटर स्टेट रिवर
लिंकिंग प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की रिवर्स केन एंड बेतवा को कनेक्ट करने के लिए प्लान किया गया है, अप्रूव्ड है पूरी तरह से, राइट, जिससे हाइड्रो पावर भी जनरेट होगा एंड सोलर एनर्जी भी जनरेट होगी, दोनों। हालांकि कुछ इकोलॉजिकल कंसर्न है, पर वो आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस सेशन। हम आज हिंट ले रहे हैं कि अच्छा ऐसे प्रोजेक्ट, रिवर इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट बाकी रीजन्स में भी हैं। हम आसाम में डिस्कस करेंगे क्या इकोलॉजिकल चैलेंजेस होगा। दूसरा जो कि बिहार नेपाल को प्लान करके बनाया गया, कोसी मेची रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। कोसी विच इज अ रिवर नोन एज सॉरो ऑफ बिहार, जिस तरह से पहले दामोदर को बंगाल का शोक माना जाता था, सॉरो ऑफ बंगाल, उसी तरह से अभी कोसी रिवर को बिहार का शोक माना जाता है। काफी फ्लड आते हैं, रिकरेंट अपने कोर्स को कोसी चेंज कर लेती है बिकॉज ऑफ दैट। तो कोसी को मेची के साथ कनेक्ट करना। अब ये मेची क्या हो गई, मेची है महानंदा की एक ट्रिब्यूटरी। महानंदा इज अनदर रिवर विच इज फ्लोइंग थ्रू बिहार नेपाल रीजन, बंगाल से भी। तो इन दोनों को इंटरलिंक करना सो दैट कि जिस रीजन में कोसी की वजह से फ्लड आता है या जिस रीजन में इरिगेशन की कमी हो गई है, इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और भी एग्जांपल्स हैं इंडिया के, आप डेक्कन पार्ट से भी देख सकते हो या नॉर्थ वेस्टर्न सदर्न पार्ट से, वेन गंगा एंड नाल गंगा लिंक जिसमें महाराष्ट्र इन्वॉल्व है, पार्वती, काला सिंध एंड चंबल लिंक राजस्थान एंड मध्य प्रदेश का। सो देर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स, अप्रूव्ड एग्जाम्पल्स हैं, प्रपोज्ड एग्जाम्पल्स हैं, जहां पर रिवर इंटरलिंकिंग के बारे में अलग अलग स्टेट्स एंड नेशन में बातें चल रही हैं। नाउ हमने प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स भी देख लिया, हिस्ट्री भी देख लिया, अब हम पोटेंशियल बेनिफिट्स देखते हैं, स्पेशली किसको ध्यान में रखकर, असम को ध्यान में रखकर, राइट। तो असम को ध्यान में रखकर अगर हम पोटेंशियल बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट हो जाता है फ्लड मिटिगेशन का। वाई फ्लड मिटिगेशन? बिकॉज ब्रह्मपुत्र which is known as one of the largest river, right, and carry a lot of water, is also known for floods. recurrent flood के लिए ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। लेकिन ये recurrent flood होने के बाद भी कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली ड्रॉट फेस कर रहे होते हैं, ब्रह्मपुत्र के ही कोर्स पर हैं या ब्रह्मपुत्र के कोर्स से थोड़े दूर हैं। तो जब एक तरफ फ्लड है, उसको मिटिगेट करना, कैसे मिटिगेट करना? वाइल मिटिगेटिंग ड्रॉट। आसाम में ही कुछ रीजन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल विश्वनाथ चरियाली, लखीमपुर, बोंगाई गांव, दे एक्सपीरियंस ड्रॉट एट मेनी इंटरवल्स। कई इंटरवल्स पे ये ड्रॉट फेस करते हैं। हो सकता है अभी बाढ़ आई हो या कभी बाढ़ आती हो, इसका मतलब ये नहीं कि ड्रॉट नहीं फेस किया हो। सो एट मेनी टाइम्स दे फेस ड्रॉट। तो अगर ये जो एक्सेस वाटर है ब्रह्मपुत्र का, अगर ब्रह्मपुत्र या उसके ट्रिब्यूटरी का, अगर हम उस एक्सेस वाटर को इस ड्रॉट हिट रीजन तक पहुंचा दें तो यहाँ इरिगेशन का या वाटर अवेलेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। असम के लिए ये बेनिफिट हो गया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इससे बढ़ जाएगी। जो मल्टी क्रॉपिंग नीड है, जो मल्टी क्रॉपिंग साइकिल हो सकता है फूड का फार्मर्स के लिए, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्मर का इनकम भी बढ़ेगा, ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी अच्छा होगा। सो सिर्फ इकोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं है कि फ्लड एंड ड्रॉट को डील करना, फ्लड एंड ड्रॉट के सिचुएशन को एड्रेस करना, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी अच्छा है क्योंकि लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज होने से ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस फार्मर्स का या उन पे डिपेंडेंट लोगों का सही होगा। साथ ही साथ हाइड्रो पावर जनरेशन, वी नो कि रिवर्स जो होती हैं दे आल्सो हैव द हाइड्रो पावर कैपेसिटी, लाइक एस्टिमेटेड कैपेसिटी है 680 मेगावाट का। आसाम में जो हाइड्रो पावर कैपेसिटी है एस्टिमेटेड है, अभी इसको अचीव नहीं किया गया है। ये आसाम का टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी है 680 मेगावाट, आसाम के लिए सिर्फ हम बात करें तो। हालांकि आसाम और अरुणाचल के रिवर को कनेक्ट कर लें, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट, हम रनवे प्लांट के बारे में बात करेंगे और वी टॉक अबाउट डिफरेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, या सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से भी पहले हम अगर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में चलें तो हम लोग वहाँ पे हमने देखा है कि भाखरा नंगल में या फिर इंडिया के गंगा को यूज करके या सबसे बढ़िया दामोदर को यूज करके कई ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बने हैं जहाँ पर पहले जो पोटेंशियल कम था वो पोटेंशियल काफ़ी इंक्रीज हो गया है। सुबनसिरी का ही अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो अराउंड 2000 मेगावाट कैपेसिटी है, अकेले सिर्फ आसाम में नहीं, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को मिलाकर टोटल। सो अगर हम सिर्फ आसाम के 680 मेगावाट पर भी डिस्कस करें तो इसको भी अचीव करने के लिए रिवर इंटरलिंकिंग एक बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है। देन ऑल्सो
इनलैंड नेविगेशन के बारे में हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि इनलैंड नेविगेशन असम की हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, और ऐसे कई रीजन हैं, जैसे 4 रीजन जो होते हैं जहां पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन रोड नहीं अवेलेबल है, एयर फैसिलिटी तो वैसे भी नहीं अवेलेबल है, उनके लिए इस टाइप के इनलैंड वाटर नेविगेशन ही एक मेन सोर्स बचता है, सस्टेनेबल सोर्स बचता है। तो अगर वहां तक वाटर और अच्छे से पहुंच सके, ड्रॉट वाले रीजन नहीं आए, फेरीज जो है वो लार्ज फेरीज वहां पर रन हो सके, इसके लिए भी ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट हमें हेल्प कर सकता है। सो दिस इज यूजफुल इन ऑल सच केसेस। इन सब केसेस में बेनिफिट्स है आसाम में रिवर इंटरलिंकिंग का, पर बेनिफिट्स के साथ साथ चैलेंजेस भी होंगे, जिसमें कुछ इकोलॉजिकल चैलेंजेस होंगे, कुछ पॉलिटिकल इंटर स्टेट चैलेंजेस होंगे। लेट्स सी, पहला हम एनवायरमेंटल रिस्क की बात करते हैं। जब गाइज केन बेतवा या कोसी मेची, या हम इंटरनेशनल एग्जांपल भी देखेंगे, जब इन रिवर्स के इंटरलिंकिंग की बात हो रही थी ना, तो कई इकोलॉजिकल चैलेंजेस अराइज हुए। वैसे ही कुछ इकोलॉजिकल चैलेंजेस हम जैसे बात कर सकते हैं कि माजुली आइलैंड भी फेस कर सकता है ड्यू टू रिवर इंटरलिंकिंग, क्योंकि रिवर इंटरलिंकिंग होने की वजह से ना कई ऐसे वेटलैंड्स है जो या तो पूरी तरह से ड्रॉटेड हो जाएंगे, या उन वेटलैंड्स में इतना पानी भर जाएगा कि हमेशा के लिए फ्लडेड रहेंगे, एंड दैट्स वाई माजुली आइलैंड, द इकोसिस्टम ऑफ माजुली आइलैंड, इट में फेस प्रॉब्लम। ऐसा एक इशू हो चुका है। ये एग्जाम्पल देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। यूएसए का किसीमी रिवर इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, यूएसए, जहां पर रिवर इंटरलिंकिंग किया गया था, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, बट आगे क्या देखा गया कि जो वेटलैंड्स थे वो लगभग डिस्ट्रॉय हो गए। फिश माइग्रेशन जो होता है कई बार ये भी अफेक्ट हो जाता है रिवर इंटरलिंकिंग करने के वजह से। सपोज द पीपल हु आर, जैसे हम एक रिवर की बात करते हैं, हम केन बेतवा रिवर की बात करते हैं, तो अगर केन रिवर में इस रीजन में सपोज लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, फिश फार्मिंग का काम कर रहे हैं, राइट, बट रिवर इंटरलिंकिंग की वजह से यहां से एक पार्ट निकालकर सपोज बेतवा रिवर में कनेक्ट कर दिया गया, तो फिश का माइग्रेशन अब यहां से इस रीजन में हो जाएगा। सो द पीपल हु वर लिविंग इन दिस रीजन एंड दे वर डिपेंडेंट ऑन फिश फार्मिंग, अब उनके लिए चैलेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे लाइवलीहुड के। तो ये चैलेंजेस भी हो सकता है जो ओवरऑल एनवायरमेंट को भी इंपैक्ट करता है। इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेशली आसाम में जहां पे ब्रह्मपुत्रा काफी हाई सेडिमेंट लेकर आता है। अभी हम आगे के सेशन में सुबनसिरी की भी बात करेंगे, है ना, सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, उसको बनाने में भी कई चैलेंजेज आए, स्ट्रक्चरल चैलेंजेज आए, जिसके वजह से प्रोजेक्ट डिले भी हुआ। हम यहाँ रिवर इंटरलिंकिंग में भी देखते हैं क्या कि जो हमारा जो रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये काफी ज्यादा सेडिमेंट लोड अपने साथ कैरी करता है। तो इतना ज्यादा सेडिमेंट लोड कैरी करने के वजह से ना रिवर का जो कोर्स है वो भी फ्रिक्वेंटली चेंज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिवर इंटरलिंकिंग उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ड्रेजिंग को लेकर भी एक कंसर्न है कि ड्रेजिंग कितना करना पड़ेगा, इसके वजह से कॉस्ट कितना हो सकता है, एंड दैट्स वाई फाइनेंशियल वायबिलिटी भी चेक करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी तरफ सोशल इंपैक्ट की बात करते हैं। सोशल इंपैक्ट जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है, जब 2 रिवर को इंटरलिंक किया जा रहा है या एक रिवर से उसका एक स्ट्रीम कट करके किसी कैनल तक ले जाया जाएगा, तो जिस रास्ते से ले जाया जाएगा वहां पे जो विलेज में पॉपुलेशन है, चाहे वो ह्यूमन पॉपुलेशन हो या फिर वो बाकी स्पीसीज का पॉपुलेशन हो, उनके डिस्प्लेसमेंट का भी एक इशू अराइज होता है। और ये सब, इन सब सारे ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में भी ये डिस्प्लेसमेंट इशू हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट इशू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, कल्चरल जो सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीज भी अफेक्ट होती है। फाइनेंशियल वाइबिलिटी एक बड़ी बात है ही। केन बेतवा अलोन 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सो इट्स नॉट इजी और इट्स नॉट फाइनेंशियली वायबल कि हम बिना प्लानिंग के अगर ऐसा रिवर इंटरलिंकिंग स्टार्ट करें तो एक बड़ा फाइनेंशियल कंसर्न या फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेन पड़ सकता है, एंड दैट्स वाई नेशन का इन्वॉल्वमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, 2 स्टेट्स के बीच का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, या कई बार इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी हो जाता है फाइनेंशियल वायबिलिटी को देखते हुए। देन इंटर स्टेट्स एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, जैसे ब्रह्मपुत्रा रिवर। सो रिवर ब्रह्मपुत्रा सिर्फ आसाम के लिए नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशंस होते हैं, सिनेरियो होते हैं, और हम सब लोग उससे अवेयर हैं, इस चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन सिनेरियो में कोऑर्डिनेशन नहीं प्रॉपर हो पाता है एक स्टेट की गवर्नमेंट का दूसरे स्टेट से, या इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट्स का इंटरनेशनल बाकी दूसरे नेबरिंग कंट्रीज से। In such situations, it is not possible to implement such a big project. ऐसे बिग प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर पाना आसान नहीं होता है। तो वे फॉरवर्ड क्या है? क्या हम रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं, पर कैसे? तो सबसे पहले हमें फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी।
फिजिबिलिटी स्टडी करना पड़ेगा कि क्या ये प्रोजेक्ट फिजिबल है एनवायरमेंटल एंगल से, इंजीनियरिंग एंगल से, सोशियो इकोनॉमिक एंगल से, कि इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट हर ग्रुप को होना चाहिए, हर स्टेट को होना चाहिए, या स्टेट के साथ साथ बाकी जो हमारे नेबरिंग नेशंस हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर हम जिनके साथ शेयर करते हैं उनको भी। प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, सो दैट किसी भी टाइप का सेफगार्ड का इशू अराइज नहीं हो। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो लोकल कम्युनिटीज हों या फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स हों, उनका प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करके हम कर सकते हैं, एंड दैट इज ए वेरी गुड सजेशन। पायलट प्रोजेक्ट्स कि जैसे सपोज अब आसाम में रिवर इंटरलिंकिंग की बात की जा रही है, तो पहले हम लोग एक स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। इस स्मॉल पायलट प्रोजेक्ट से शुरू करने से क्या होगा, हम फाइनेंशियल वायबिलिटी भी चेक कर लेंगे, क्या प्रैक्टिकल चैलेंजेस आ सकते हैं वो प्रैक्टिकल चैलेंजेस डिस्कस कर लेंगे, तब जाके लार्ज लेवल का इंटरलिंकिंग कर पाएंगे। अब इन सब के लिए ना हमको एक नेशनल वाटर पॉलिसी चाहिए, एक ऐसी नेशनल वाटर पॉलिसी जो लोकल लेवल पे सिटीजन्स को इन्वॉल्व करे, मॉनिटरिंग को इन्वॉल्व करे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स चेक करे, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इंश्योर करे। ये सारी चीजें के लिए हमें एक नेशनल वाटर पॉलिसी चाहिए। और एक बढ़िया एग्जाम्पल जो आपके मेंस के आंसर्स का इवेल्युएशन में आपको हेल्प करेगा, मेंस के आंसर्स की वैल्यू बढ़ाएगा, एक बुक है इजराइल में, एक इंजीनियर ने लिखी, लेट देयर बी वाटर, राइट, लेट देयर बी वाटर। इट इज ए बुक रिटन बाय सेठ हेमसीजेल। इसमें ये क्या सजेस्ट करते हैं कि इजराइल भी वाटर स्कार्सिटी फेस करता था, पर इजराइल ने अपने वाटर स्कार्सिटी का सॉल्यूशन कहां से निकाला, ड्रिप इरिगेशन से। ड्रिप इरिगेशन का एक नया मेथड जहां पे हम कम पानी में भी या पानी को बिना वेस्ट किए भी हम इरिगेशन कर सकते हैं, और इजराइल अच्छा प्रोडक्शन भी कर लेता है। सो वी शुड अडॉप्ट सच काइंड ऑफ मेथड्स एज वेल, जहां पे 25 से 75% तक वाटर का सेव हो जाता है। You can use such examples कि if we apply such kind of solutions which can be taken from which can be inspired from Let There Be Water book, then we can solve the problem of droughts in different parts of state or in different parts of India. इस तरह से हम लोग डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट पार्ट्स में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड था। Now on the basis of this we can conclude this, हम रिवर इंटरलिंकिंग को इस तरह से कंक्लूड करेंगे, और ये फिर अब आपके लिए रिवर इंटरलिंकिंग से रिलेटेड मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया है ना, ध्यान रखना है इसको। और ये जो कंक्लूजन वर्ड है उसको मैंने क्रॉस क्यों किया है, सो दैट आप अपने आंसर में ये कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखें। मेंस के आंसर्स में ऐसे वर्ड नहीं लिखने हैं, कंक्लूजन वगैरह ये कीवर्ड नहीं लिखे जाते हैं। आप कीवर्ड के लिए वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, बट इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये सब नहीं लिखना है, याद रखिए। जो लोग बिगिनर हैं, जो आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं अभी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक किस पर बेस्ड है, तो नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड है असम के लिटरेरी एम्बेसडर श्री अरूप कुमार दत्ता जी के ऊपर। श्री अरूप कुमार दत्ता जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया है और कई ऐसे अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया है, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। श्री अरूप कुमार दत्ता को जाना जाता है किसके लिए, इनके यूनिक इंग्लिश राइटिंग के लिए। जिस इंग्लिश राइटिंग से ये सटायर का यूज करके, जिस इंग्लिश राइटिंग से ये ह्यूमन इमोशंस का यूज करके सोशल इश्यूज को, इकोलॉजिकल इश्यूज को और कल्चर को प्रमोट करने का काम इन्होंने किया है। जैसे इंडिया में आर.के. नारायण साहब, ही वॉज वेरी फेमस एज अ कॉमन मैन। कॉमन मैन का इनका जो कार्टून आता था, इससे इन्होंने कई ऐसे मैसेज देने की कोशिश की। इवन जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी थी उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया, पर इस तरह से क्रिटिसाइज किया कि उससे हर इंसान समझ भी जाए और सरकार तुरंत इनके कार्टून को ऐसा ना करे कि कल को इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया या इनके साथ कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया। तो आर.के. नारायण साहब ने अपने कॉमन मैन कार्टून से जो किया था ना, अरूप कुमार दत्ता साहब कुछ वैसा ही करते हैं अपने आसाम ट्रिब्यून के कॉलम में। पहले ये कॉलम आता था कॉलमनस एंड वेनमस। कॉलमनस वेनमस एक बड़ा अच्छा सैटेरिकल कॉलम था, जिसको हम बात कर सकते हैं कि दैट इज सिमिलर टू आर.के. नारायण कॉमन मैन। आपको ऐसे कॉलम अगर पढ़ने को मिले तो आप ढूंढ कर पढ़ सकते हो, जहां पे सटायर यूज करके, थोड़ा ह्यूमर यूज करके लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने का काम। सो ही इज नोन फॉर दिस, ये इनके लिए जाने जाते हैं। काफी पहले अर्ली 1970s में ही इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। पहले ये टीचिंग का काम कर रहे हैं, टीचिंग के साथ साथ इन्होंने जर्नलिज्म का काम स्टार्ट किया और साथ ही साथ राइटिंग भी करना स्टार्ट कर लिया। मतलब हर फील्ड में इन्होंने अपना हाथ आजमाया और बखूबी उस काम को फुलफिल किया है। दैट इज हिज लेगेसी, ये इनकी लेगेसी है। हम और इनके बारे में बात करें, अरूप कुमार दत्ता जी के बारे में,
तो हम इनके थीम्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं कि इन्होंने किस किस थीम में अपना काम किया। इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए स्पेशली जाना जाता है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बिकॉज इन्होंने अपने राइटिंग से जो काजीरंगा रीजन है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, वहां पे किस तरह से, अब देखो इन्होंने जो राइटिंग लिखी ना, ये राइनो कंजर्वेशन के लिए ना काफी अवेयरनेस लेकर आता है, राइनो कंजर्वेशन के लिए। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द फेमस बुक? हो सकता है आपने भी पढ़ी हो, क्योंकि ये बुक्स एक टाइम में नेशनल इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बने, कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ, जापानीज में, रशियन में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया इसको। इंडिया के भी कई बाकी लैंग्वेजेस में, हिंदी में, तमिल में, इसका गुजराती में ट्रांसलेशन होता है, जिससे कि ये काजीरंगा में राइनो पोचिंग जो हो रही थी उसके अगेंस्ट लोगों को अवेयर करना और राइनो कंजर्वेशन के लिए लोगों को पुश करना, मोटिवेट करना इन्होंने सिखाया। इन्होंने कल्चरल प्राइड शोकेस किया होम रूलर्स के बारे में लिखकर, एंड सेंट सेवियर सोल सोसाइटी नाम की बुक जो श्रीमंत शंकरदेव जी को डेडिकेटेड है। सो एक तरफ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो कल्चर है, जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उसको भी प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। दोनों एंगल फुलफिल कर रहे हैं अपने राइटिंग से। ऑल्सो सोशल सेंसिटिविटी को प्रमोट करना, सोशल सेंसिटिविटी। एक मैंने स्पीच का यहाँ पे एक पार्ट लिया है, ध्यान से देखो इसे, यहाँ ये देखो, रिसेंटली इन्होंने एक स्पीच दिया था जहां से मैंने ये स्टेटमेंट लिया है, द सीड्स फॉर द करंट क्राइसिस इन असम वर लेड मच बिफोर द इंडिपेंडेंस। कि इंडिपेंडेंस से पहले ही ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, जिस तरह से ब्रिटिश पॉलिसीज ने आसाम की डिमांड को जिस तरह से इग्नोर किया, और इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ डिमांड्स पे ध्यान नहीं दिया गया, दोज आर एक्चुअली द सीड्स बिकॉज ऑफ विच द करंट इश्यूज आर राइजिंग, जिसकी वजह से करंट इश्यूज अभी भी अवेलेबल हैं और करंट इश्यू आगे और बढ़ रहे हैं। एक बड़ा अच्छा स्पीच दिया था उन्होंने, यू कैन रीड दैट स्पीच ऑन इंटरनेट, फुल स्पीच आपको मिल जाएगा। एंड एक्सेसिबल स्टोरी टेलिंग, एक अच्छे स्टोरी टेलर की बात क्या होती है, चाहे अरूप कुमार दत्ता जी की बात करें या बाकी भी स्टोरी टेलर्स जिन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में इंडिया के अलग अलग पार्ट में, जैसे अभी हम इनकी बात कर रहे हैं तो हम बानू मुश्ताक मैम की बात करते हैं। बानू मुश्ताक मैम, शी हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज से इन्हें अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया है अपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए। कन्नड़ में ये शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी जिन्हें अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी मिला। तो इन सब लोगों ने अपने शॉर्ट स्टोरीज के थ्रू एम्पैथी दिखाना, समाज के जिस सेक्शन को जरूरत थी, सेक्शन सपोज समाज का कोई एक सेक्शन है या एक सोसाइटी है जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं था, उसको और लाइमलाइट में लेकर आना, कंजर्वेशन एफर्ट्स जगाना, ये सारी चीजें करने का काम एक्सेसिबल मैनर में इन्होंने किया था, इन्होंने किया है, अभी भी ये कर रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल मास्टरी की बात करें कि इन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे या क्या क्या इनके फेमस कंपोजिशंस हैं, तो द होम्स नाम की इनकी बुक विच इज वेरी फेमस फॉर कैप्चरिंग द स्टोरी ऑफ द अहोम डायनेस्टी, अहोम डायनेस्टी के रूलर्स की स्टोरी बताने के लिए। आसाम्स ब्रेव हार्ट, अबाउट द ब्रेव हार्ट, जैसे लचित बोरफुकान, वीर लचित बोरफुकान जिन्होंने बहादुरी की मिसाल कायम की। एक तरफ यहाँ वीर लचित बोरफुकान हैं, वीर कुंवर सिंह हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, महाराणा प्रताप हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, इन सब लोगों ने इंडिया के अलग अलग पार्ट में अपनी बहादुरी से एक मिसाल कायम की और वो लोगों तक इजीली एक्सेसिबल लैंग्वेज में लिटरेचर के फॉर्म में पहुंचे, ये इन्होंने इंश्योर किया। इन्होंने सेंट सेवियर सोल सोसाइटी नाम की बुक लिखी, श्रीमंत शंकरदेव को डेडिकेटेड। इन्होंने द बैग नाम की बुक लिखी जो इंसर्जेंसी के प्रॉब्लम्स को ग्रास रूट लेवल से समझा रही थी। और भी कई बुक्स हैं जैसे पोथोरू घाट है, यूनिकॉर्न्स हैं, चिकन स्नेक है। देखो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बता रहे हैं चिकन नेक का, जो वो चिकन नेक वाला पार्ट है ना, चिकन का नेक पतला सा होता है इसलिए चिकन नेक नाम दे दिया गया। तो ये चिकन नेक जो पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को बाकी उधर वेस्ट बंगाल और बाकी इंडिया के साथ कनेक्ट कर रहा है, उसका भी स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं। इसलिए हर थीम में इनका वर्क ना कमेंडेबल माना जाता है कि इन्होंने इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, कल्चरल प्राइड, करेंट इश्यूज, इन सब के बारे में लिखा। इनकी लेगेसी, इनके वर्क के इम्पैक्ट की हम बात करें, आप देख सकते हो कलेक्शन ऑफ हिज वर्क, एडवेंचर स्टोरीज नाम की वर्क की बुक है जो इनके वर्क का कलेक्शन है। तो इनको आसाम के लिटरेरी एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ना सिर्फ आसाम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अपने लिटरेचर से एक वैल्यू प्रोवाइड किया, एक जो डिजायर्ड अटेंशन था वो अटेंशन प्रोवाइड किया। ही हेल्प बिल्डिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग द आसाम्स यूनिक आइडेंटिटी एंड इंस्पायर्ड जनरेशंस ऑफ रीडर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। साथ ही साथ इन्होंने अपने वर्क से जो एक पॉपुलर नैरेटिव सेट हो जाता था
अबाउट द पीपल ऑफ असम और अबाउट द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो कि सही नहीं था, उसको क्लियर करने का काम किया। साथ ही साथ अपने वर्क से इन्होंने ना सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बल्कि एंटायर इंडिया के लिए एक राइटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर किसी रीजन के प्रॉब्लम को भी लोगों तक लेकर जाए, लेकिन वाइल शोकेसिंग दैट प्रॉब्लम और वाइल क्लियरिंग द पॉपुलर नैरेटिव जो कि गलत होता था, उस नैरेटिव को क्लियर करने का काम ये करते हुए ही और सी शुड ऑल्सो मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एंड ही सक्सेसफुली डिड इट। इन्होंने जब आसाम के जो स्पेसिफिक इश्यूज थे, उन स्पेसिफिक इश्यूज को नेशनल लेवल पर रखा, इंटरनेशनल लेवल पर रखा, पर साथ ही ये ध्यान रखा इन्होंने कि इन इश्यूज को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रखने से कहीं से भी इंडिया के यूनिटी इंटीग्रिटी में कुछ भी ऐसी आंच नहीं पड़े। दैट ही इंश्योर्ड कि किसी भी टाइप का इश्यू नहीं जनरेट हो, बिकॉज काफी थिन लाइन होता है जब हम पर्टिकुलर किसी रीजन के प्रॉब्लम को बताते हैं पर वो रीजनलिज्म का इशू ना बन जाए। एंड ही सक्सेसफुली फुलफिल्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्होंने सक्सेसफुली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज तक फुलफिल करने का काम किया है, राइट। सो दिस इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं उनको कि इनकी स्टोरी टेलिंग ने कल्चरल हार्मोनी को प्रिजर्व करने का काम किया, साथ ही साथ बिल्डिंग ब्रिजेज अक्रॉस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, कि इन्होंने ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बीच में ब्रिज बनाने का काम किया, उसको और दूर करने का काम नहीं किया, है ना। कई लोग रीजनल आइडेंटिटी या रीजनल प्राइड के आड़ में, रीजनल आइडेंटिटी के आड़ में, उसको प्रमोट करने के आड़ में अपने मोटिव को फुलफिल करते हैं। वो डाइवर्सिटी जो है उस डाइवर्सिटी का गलत फायदा उठाते हैं और जो रीजनल जो डिफरेंसेस है उसको और बढ़ा देते हैं। इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया, इन्होंने रीजनल प्राइड प्रमोट किया, रीजनल इश्यू को भी लोगों के सामने रखा, लेकिन जो डिफरेंसेस थे उन डिफरेंसेस के बीच में ब्रिज लगाने का काम किया कि जो दूरियां थी वो दूरियां कम हो जाए। दैट इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, इसलिए इनको याद रखा जाता है। नाउ अब इन पर बेस्ड एक मेंस का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए है। ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसे आप 150 वर्ड में आपको आंसर करना है। आंसर लिखने के टाइम में भी मैंने देखा कि कुछ लोग ना वर्ड लिमिट क्रॉस कर जा रहे हैं। जब मैं आपको 150 वर्ड बोल रहा हूं तो आप इसको 2 पेज में लिखिए। 2 पेज से ज्यादा आपको क्रॉस करना ही नहीं है, 2 पेजेस से ज्यादा नहीं मिलेगा सिविल सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में। और जब 250 वर्ड्स का आंसर है तो एपीएससी आपके ज्यादा प्यार करता है इसलिए 4 पेजेस दे देता है, लेकिन जो यूपीएससी है वो 250 वर्ड्स के लिए बस 3 पेजेस ही देता है। तो आपको अपने राइटिंग को इस तरह से एडजस्ट करना है। कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर 4 पेज पूरा कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, हमारी हैंड राइटिंग स्पीड थोड़ी स्लो है, नहीं हो पाता है। कुछ नहीं, अपनी हैंड राइटिंग स्पीड ना, इसलिए ये जो रेगुलर जो मैं मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ ये प्रैक्टिस करने से आपकी हैंड राइटिंग स्पीड सही होगी। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्लास में जब आपको टीचर पढ़ा रहे हैं तब भी लिखने का काम कीजिए। ट्राई टू राइट ड्यूरिंग द क्लास एज वेल। मेंस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, है ना। धीरे धीरे आपकी हैंड राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी। ऑल्सो जब लिखते हैं ना तो तभी ना टाइमर लगा लिया करो, टाइमर लगा के मॉनिटर करो। हमेशा मैं तुमको बोलता हूँ जब भी कॉपी चेक करता हूँ कि जब भी आंसर लिख रहे हो ऊपर में टाइम लिखो कि कितना टाइम लगा आपको आंसर लिखने में। इससे आप मॉनिटर कर पाओगे अपने परफॉर्मेंस को। और अगर 4th पेज पूरा फुल भी नहीं हो पा रहा है देन एटलीस्ट 3.25 या 3.5 इतना पेज तो लिखने का ट्राई करो, क्योंकि जब 4था पेज आपके एग्जामिनेशन में दे रहा है ना तो इसको पूरा खाली छोड़कर नहीं आना है। सो 4th पेज तक जाना है। बीच में आंसर लिखने के ड्यूरेशन में आपको माइंड मैप्स बनाने हैं, आपको फ्लो चार्ट बनाना है जिससे आपके आंसर की वैल्यू भी बढ़ जाए और आपने जो स्पेस है उसका भी इफेक्टिव यूज कर लिया। इस तरह करके 250 वर्ड्स के आंसर भी लिख सकते हैं 3 से 4 पेज के बीच में। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके मेरे से इवेलुएट करवाओ या अपने बाकी टीचर से इवेलुएट करवाओ, बट इवेलुएट करवाओ, है ना। जो एसएमईज मीडियम में हमारे स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी इवेल्युएशन करवा सकते हैं। आप लिखिए और अपने टीचर से जो आपको एसएमईज मीडियम में, लिंग्विस्टिक मीडियम में पढ़ा रहे हैं, वर्नाकुलर मीडियम में, उनसे इवेलुएट करवा लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आर्सेनिक इन आसाम ग्राउंड वाटर। आसाम के ग्राउंड वाटर में जो आर्सेनिक कंटेंट है जो काफी हाई पाया गया है उसको लेकर ये आर्टिकल आसाम ट्रिब्यून से। और देखो कितने अच्छे से लिखा है यहां पर। श्री डॉक्टर जगन्नाथ विश्वकर्मा जी ने क्या लिखा है इन्होंने, दैट इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स आर नेसेसरी टू टैकल दिस इनविजिबल बट डेडली कॉन्टेमिनेंट और द डेडली क्राइसिस। कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की नीड है। एक अप्रोच ऐसा चाहिए जिसमें स्टेट, लोकल गवर्नमेंट एज वेल एज नेशनल गवर्नमेंट या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं वो हमें चाहिए ताकि हम इस डेडली इशू को सॉल्व कर सके। एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको डील करना, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है।
चलिए, तो फिर हम इस आर्सेनिक, जो ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक का कंटेंट का इशू है, इसको देखते हैं। आप यहाँ पे पहले इस इमेज को देखिए। यहाँ पे आपको दो इमेज देख रहे हैं जहाँ पे एक पर्सन वो इस तरह से ग्राउंड वाटर को किसी पंपिंग सेट की हेल्प से पानी लेकर पीने का काम कर रहा है, एंड दूसरा इमेज मैंने लगाया कि किस तरह से आर्सेनिक कंटेंट के ऊपर, हैंड के ऊपर इस तरह से ये पैचेस बन जाते हैं, ये लीजन्स डेवलप हो जाते हैं। ये हैंड में, बॉडी के दूसरे पार्ट में या फिट में ऑब्जर्व किया जाता है, एंड समटाइम्स इट बिकम वेरी लीथल। शुरू में इचिंग होती है, आगे जाके काफी लीथल हो जाता है, इवन कैंसर भी हो जाता है, स्किन कैंसर। सो ये आर्सेनिक कंटेंट की वजह से ऐसे इश्यू होते हैं। एक हेल्दी हैंड इस तरह से यहाँ पर इस डिजीज से अफेक्टेड हो गया। अब हम आसाम की बात करते हैं, तो आसाम में रिवर्स, वेटलैंड जो हैं, दीज आर द लाइफ लाइन, दीज आर द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आसाम, एज वेल एज इनलैंड वाटर, और साथ ही साथ इरिगेशन का और या ड्रिंकिंग वाटर का एक बड़ा सोर्स है, स्पेशली किस रीजन में, रूरल रीजन में। क्योंकि रूरल रीजन में लोग जो है ना, वो, अब वैसे वाटर फिल्ट्रेशन की फैसिलिटी हर रीजन में अवेलेबल है, बट स्टिल इन मेनी रूरल रीजन्स पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन हैंड पंप्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें, किन कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ रहे हैं, तो दिसंबर 2024 की देखो, दिसंबर 2024 में जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं वो राज्यसभा में एक डाटा प्रेजेंट करते हैं। क्या डाटा प्रेजेंट करते हैं, दैट 19 to 21 डिस्ट्रिक्ट्स इन आसाम, दे आर एक्सीडिंग द WHO सेफ लिमिट ऑफ आर्सेनिक। WHO का सेफ लिमिट क्या है, 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, मतलब 1 लीटर में 10 माइक्रोग्राम से ज्यादा आर्सेनिक नहीं होना चाहिए, पर आसाम में 10 माइक्रोग्राम से ज्यादा भी आर्सेनिक अराउंड 19 से 21 डिस्ट्रिक्ट में मिला है। सो दिस इज रियली कंसर्निंग, ये बहुत कंसर्निंग मामला है। इससे कई हेल्थ इशू ऐसे अराइज होंगे जिसके बारे में लोगों को अभी पता नहीं है, बट दे आर फॉलिंग इन द दे आर फॉलिंग इल और दे आर डेवलपिंग मेनी सच काइंड ऑफ सिम्टम्स, लेकिन कई बार लोग उसको इग्नोर कर देते हैं या जान नहीं पाते हैं। सो दिस इज कंसर्निंग। आर्सेनिक की जहां तक हम बात करें कि क्यों ये आर्सेनिक कॉन्टेमिनेंट, क्यों आर्सेनिक कंटेंट वाटर में होता है, तो आर्सेनिक जो है एक नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है गाइज, जो कि कॉन्टेमिनेट करता है वाटर को, किस थ्रू, ग्राउंड वाटर के थ्रू, या कभी कभी प्रेजेंट्स इन द रॉक्स एंड सॉइल, रॉक या सॉइल में प्रेजेंट रहता है, और लीचिंग के थ्रू वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता है, ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है। कई बार आर्सेनिक कंटेंट पास में कोल माइन है या आयरन माइन है, वहां से भी लीचिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर तक पहुंच सकता है। सो देयर आर मेनी सच सोर्सेस। अभी हम उन सबको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेंट होता है आर्सेनिक का। आसाम में स्टेटस की बात करें तो जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है आसाम में आर्सेनिक कंटेंट का, आप इस तरह से मैप में यहाँ देख सकते हो, ये प्रोपोर्शन देख सकते हो, आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन जोन 0.03, 0.025, 0.015, ये किस तरह से ऊपर से लेकर नीचे इंक्रीज कर रहा है। किस रीजन में आसाम में आर्सेनिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, दैट यू कैन सी थ्रू द मैप एज वेल। और ऐसे मैप वर्क ना, मैप की प्रैक्टिस करो। कई बार हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि इंडिया का मैप भी प्रॉपर नहीं बना सकते हैं, स्टेट स्पेसिफिक मैप भी अच्छे से नहीं बनाते, पर ये प्रैक्टिस करिए, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग सच आंसर्स इन मेंस। हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें, जो वो 19-20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आसाम में, तो धुबरी, बोरपेटा, नौगांव, मोरेगांव, दरांग, सोनितपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स, ये हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। जो लोग इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, अभी यहाँ से देख रहे हैं, या फिर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी फैमिली रह रही है, घबराने की बात नहीं है। अगर आप वाटर फिल्ट्रेशन यूनिट आपने अपने घर में लगा रखा है, जो कि जरूरी है, देन वाटर फिल्ट्रेशन से आर्सेनिक कंटेंट हटाया जा सकता है। सो इसे अप्लाई करने की जरूरत है। अर्बन वर्सेस रूरल की बात करें, जो चैलेंज है, तो रूरल रीजन सबसे ज़्यादा आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशंस के लेकर एक्सपोज्ड है, क्योंकि वहाँ पर रूरल एरियाज में वाटर फिल्ट्रेशन फैसिलिटी इजिली अवेलेबल नहीं हो पाती है, ड्यू टू समटाइम्स फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड अदर कॉन्स्टेंट्स। कॉजेज क्या होते हैं, मेन कॉजेज क्या है जिसके वजह से आर्सेनिक रिलीज होता है, तो एक मेन कॉज हो गया एल्यूवियल सेडिमेंट कंपोजिशन। आर्सेनिक एक नेचुरली, आर्सेनिक की हम बात करें तो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट, नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट जो कि नेचुरली प्रेजेंट हो रहा है, सेडिमेंट्स में प्रेजेंट है, रॉक्स में प्रेजेंट है, राइट। सो इन सच केसेस होता क्या है, तो इन सेडिमेंट से या फिर रॉक्स या सॉइल से लीचिंग की वजह से भी ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक के कंटेंट पहुंचते हैं। समटाइम्स एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस किस वजह से, पेस्टिसाइड्स में आर्सेनिक अवेलेबल रहता है, सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स में आर्सेनिक अवेलेबल रहता है। इवन सपोज हमने कोल बर्न किया, कोयले को जलाया, तो कोल से भी आर्सेनिक जो है ना वो निकलकर एटमॉस्फेयर में पहुंचा, और फिर बारिश के थ्रू ये आर्सेनिक फिर से आपके ग्राउंड वाटर तक पहुंच सकता है। दैट इज अनदर प्रोसेस, एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस भी हो गया, जिसके थ्रू आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन होता है। सीजनल डायनेमिक्स, स्पेशली आसाम में ये जो पीक मॉनसून का टाइम होता है,
वो आर्सेनिक जो कंटेमिनेशन है उसके रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी काफी तेज हो जाती है ड्यूरिंग पीक मॉनसून रीजन, पोस्ट मॉनसून रीजन्स में भी, ठीक है। देन माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड स्पेसिएशन, कई ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आर्सेनिक कंटेमिनेशन के लेवल को ना बढ़ा सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आर्सेनिक कंटेमिनेशन को कम करने का भी काम करते हैं, जिसे हम लोग बायो रिमेडिएशन में यूज करते हैं। बायो रिमेडिएशन एक टेक्निक है जिसको हम लोग इन सिटू एंड एक्स सिटू बायो रिमेडिएशन में यूज करते हैं। सपोज कि किसी रीजन में आर्सेनिक हो गया या बाकी कोई हार्मफुल केमिकल है, वो ऑयल स्पिलेज के फॉर्म में, या वो हार्मफुल केमिकल किसी वेटलैंड में या वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं जो उसको धीरे 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 क्या कर लेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, हटा देंगे वहाँ से, कोएगुलेशन करने का काम करते हैं, जिससे हम उन हार्मफुल केमिकल्स को हटा सकते हैं। तो ये बायो रिमेडिएशन होता है। बायो रिमेडिएशन में भी कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, इस चीज को याद रखना। बट देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एक्चुअली इंक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ आर्सेनिक, जो कि आर्सेनिक के प्रोपोर्शन को इंक्रीज कर देते हैं, या आर्सेनिक के प्रोपोर्शन को इंक्रीज नहीं भी करें तो उसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा देते हैं। So because of all these things, because of all these processes, all these conditions, the arsenic content is present in water. arsenic content जो है वो ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट रहता है। यहां पे मैंने स्पेसिएशन का 2 एग्जांपल दिया है। देखो स्पेसिएशन क्या, आर्सेनाइट जो कि प्रीडोमिनेट करता है अंडर रिड्यूसिंग कंडीशंस, लेस ऑक्सीजन कंडीशन में, एंड इज मोर टॉक्सिक। आर्सेनाइट जो कि रिड्यूसिंग कंडीशन में, जहां पे ऑक्सीजन कम है, उस केस में ना ये बड़ा टॉक्सिक आर्सेनिक के कंपाउंड के रूप में, आर्सेनिक कंपाउंड के रूप में डेवलप होता है, एंड इसको निकाल पाना भी, रिमूव कर पाना भी काफी डिफिकल्ट होता है। देन एक होता है आर्सेनेट जो कि ऑक्सीडेटिव पॉकेट्स में डेवलप होता है, माइल्डली ऑक्सीडेटिव पॉकेट्स, जहां पे ऑक्सीजन का कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा है, वो लेस टॉक्सिक होता है। तो जब हम मॉनसून सीजन की बात कर रहे हैं, या फिर हम उस सीजन की बात कर रहे हैं जहां पर मॉनसून हुआ, बारिश काफी अच्छे गिरी और अब ग्राउंड वाटर है या फिर वाटर लॉगिंग है, कीचड़ हो गया है, मड जैसे सिचुएशंस हो गए हैं, तो ऑक्सीजन कंटेंट वहां पे धीरे धीरे कम हो रहा है। या सपोज वहां पे हमने वेस्ट फैला रखा है, कचरा फैला रखा है, तो ऑक्सीजन कंटेंट कम है। जब कम ऑक्सीजन कंटेंट होगा तो आर्सेनाइट का फॉर्मेशन होगा जो काफी टॉक्सिक है। और इवन कम ऑक्सीजन के बाद भी अगर सपोज ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा बढ़ भी गया तो भी आर्सेनेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि ज्यादा टॉक्सिक नहीं है बस फिर भी टॉक्सिक तो है। सो दैट्स वाई आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन ना लेस, जहां पर ऑक्सीजन कम है, मतलब जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है या फिर ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट है, दोनों जगह हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से। दैट्स वाई इट इज ए रियल कंसर्न। ये एक रियल कंसर्न बना है, क्योंकि हमारे जो वेटलैंड्स होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, उनके आसपास कचरा फैला रहना ये एक आम बात हो गई है ना, ड्यू टू प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड अदर सच काइंड ऑफ पॉल्यूशन। अब पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट की बात करें कि आर्सेनिक का क्या इंपैक्ट पड़ता है पब्लिक हेल्थ पर। पहला पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट, आर्सेनोसिस। आर्सेनोसिस क्या है, जब लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए, या एक्सेसिव आर्सेनिक कंटेमिनेशन होता है एंड लोग उस वाटर को पी रहे हैं, इन दैट केस में ना स्किन लेजन्स डेवलप होते हैं। जो इमेज मैंने आपको बताया था ना, स्किन पे पैचेस डेवलप होना, उनको स्किन लेजन्स बुलाया जाता है। एंड धीरे धीरे प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक होने के वजह से वो कैंसर के रूप में भी डेवलप हो जाता है। सिर्फ स्किन कैंसर नहीं, स्किन कैंसर के साथ साथ ब्लैडर, लंग एंड किडनी कैंसर के रूप में भी। सो इट्स रियली लीथल। आर्सेनिक कंटेमिनेशन सच में काफी लीथल और डेडली होता है। कई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी डेवलप होते हैं। इवन डायबिटिक की भी डेवलपमेंट में, डायबिटीज डेवलपमेंट में भी ये अपना रोल प्ले करता है ना, ध्यान रखो इसको। सो ऑल दिस काइंड ऑफ चेंजेस, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, एंड दैट्स वाई क्लीन एंड हेल्दी वाटर इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। न्यूरोटॉक्सिसिटी का फॉर्मेशन होता है। सो काफी ज्यादा हेल्थ कंसर्निंग है आर्सेनिक का कंटेमिनेशन। डुअल एक्सपोजर भी एक पॉइंट होता है जो आर्सेनिक कंटेमिनेशन में ऑब्जर्व किया जाता है। अब डुअल एक्सपोजर क्या हो गया, पैडी कल्टीवेशन का हम एग्जांपल लेते हैं, पैडी और राइस कल्टीवेशन का। अब एक तरफ आप ग्राउंड वाटर जो है इसको पीने के लिए यूज कर रहे हो, साथ ही साथ आर्सेनिक कॉन्टेमिनेटेड, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो गया या सपोज किसी पॉन्ड का वाटर हो गया या वेटलैंड का वाटर हो गया, इसको आप इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हो।
तो इरिगेशन के लिए जब यूज कर रहे हो तो ये आपका जो राइस है ना उसको भी कॉन्टेमिनेट कर रहा है, उसमें भी आर्सेनिक का जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन इंक्रीज हो रहा है। एक तरफ आप वो राइस खा रहे हो या फिर वो प्रोडक्ट खा रहे हो जहाँ पे आर्सेनिक कंटेंट ज्यादा है, आप ग्राउंड वाटर से भी जो पानी पी रहे हो उसमें आर्सेनिक कंटेंट ज्यादा है, तो डुअल इम्पैक्ट पड़ जाता है, जिससे हेल्थ बेनिफिट जो हेल्थ को लेकर कंसर्न है वो और ज्यादा हाई हो जाते हैं। दैट इज द डुअल इम्पैक्ट पड़ता है आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन का, फूड के थ्रू एंड ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू भी, राइट। दीज आर द पॉसिबल हेल्थ कंसर्न्स हो गए। ये पॉसिबल हेल्थ कंसर्न्स क्यों होते हैं, क्यों मेजर्स जो लिए जाने चाहिए वो मेजर्स नहीं प्रॉपरली हो पाते हैं, उसको लेकर यहाँ पर एक डाटा हमने तैयार किया तुम्हारे लिए। क्या एफर्ट्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। एफर्ट्स होते हैं ब्लैंकेट ट्यूबवेल टेस्टिंग, कि ट्यूबवेल टेस्टिंग की जाए, क्योंकि रूरल रीजन में जो पॉपुलेशन है, जो रूरल पॉपुलेशन है वो लार्जली किस पे डिपेंडेंट होती है, ट्यूबवेल पे डिपेंडेंट होती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, किस एजेंसी को, तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। बट जो टेस्टिंग होनी होती है वो टेस्टिंग जो सैंपलिंग की होती है, सैंपलिंग काफी कम लिए जाते हैं, स्पोरेडिक सैंपलिंग लिया जाता है, रेगुलर यूनिफॉर्म तरीके से सैंपल नहीं कलेक्ट किया जाता है, फ्रीक्वेंट टेस्टिंग नहीं होता है वाटर का। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स जो ट्यूबवेल पे जो जनता डिपेंडेंट है, जो ट्यूबवेल से हैंडपंप से पानी पीती है, आर्सेनिक कॉन्टेमिनेटेड वाटर हमेशा उनके अंदर जाता रहता है। अब इसको अपने हम मेंस का आंसर में देखो कैसे यूज करेंगे। तुम ऐसे यूज कर सकते हो दैट देयर आर सम एफर्ट्स, there are some gaps in the effort of public agencies like public health engineering department. They do not do the uniform testing of hand pumps or tube wells because of which people are being affected. तो आप इस तरह से एक पॉइंट यहाँ यूज कर सकते हो। पाइप वाटर में भी कई बार आर्सेनिक कंपोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो कि पाइप वाटर देने का काम कर रही है जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग, इनका मेन फोकस होता है क्वांटिटी के ऊपर, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करें। बट जो क्वालिटी है उस क्वालिटी से कभी कभी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन लोगों को फेस करना पड़ता है। इस तरह से अलग अलग एजेंसी जो अपने काम को सही से नहीं फुलफिल कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ विच आर्सेनिक कंटेंट इज प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर और इंक्रीज भी होता जाता है। अब लास्ट में हमें वे फॉरवर्ड देखना होता है कि क्या वे फॉरवर्ड है जिससे हम लोग आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन को कम कर सके। तो वे फॉरवर्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक मैंने बनाया है पॉलिसी मेजर्स और दूसरा हमने क्या बनाया है, टेक्निकल सॉल्यूशंस। तो पहले पॉलिसी मेजर्स की बात कर लें, क्योंकि लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा कि पॉलिसी मेजर्स सही से इंप्लीमेंट नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ विच कॉन्टेमिनेशन इज इंक्रीजिंग। तो पहला पॉलिसी मेजर क्या कि अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें तो यहाँ पे टेस्टिंग ऑफ वाटर उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, सेफ्टी कंसर्न्स को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। इवन इरिगेशन के लिए जहां पे डबल इंपैक्ट पड़ रहा है, तो अगर हम इरिगेशन सेफ तरीके से करें, सेफ मेथड अडॉप्ट करें, आर्सेनिक फ्री वाटर से इरिगेशन करें, तो डबल इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन का। दूसरा, एक डेडिकेटेड आर्सेनिक टास्क फोर्स को प्रिपेयर करना, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल जो भी लोग हैं जिनके पास इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट है, इन सब के एक्सपर्टाइज को यूज करके आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन को दूर कर सके। कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना, स्पेशली विलेज लेवल पर लोगों को अवेयर करना। लोकल मेसन्स जो होते हैं, जैसे जो लोकल मेसन्स हैं जो प्लम्बर का काम कर रहे हैं, समटाइम्स उनको भी ये नॉलेज होना चाहिए कि जब आप प्लम्बिंग कर रहे हैं या जब आप बोरिंग कर रहे हैं उस टाइम में भी आप ध्यान रखें कि आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन है या नहीं, ये पहले से चेक कर लें। जो पर्सन करवा रहा है उनको, जो भी कंसर्न्ड पर्सन है जिनके घर में बोरिंग का काम हो रहा है, उनको इस बारे में बताया जा सके। सो इस तरह से कैपेसिटी डेवलपमेंट किया जाएगा। टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या है? पॉइंट ऑफ यूज फिल्टर। पॉइंट ऑफ यूज फिल्टर जैसे आयरन बेस्ड एब्जॉर्प्शन मीडिया, इनको यूज करना, इसका इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज कर सके। जीरो वैलेंट आयरन फिल्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना जिससे कि फिल्ट्रेशन का काम हो सके। कम्युनिटी स्केल ट्रीटमेंट डेवलप करवाना लार्ज लेवल पर। सोलर ऑक्सीडेशन एंड यूवी ट्रीटमेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना। अब ये सारी चीजें जो होती है ना, ये कई बार कॉस्टली होती हैं काफी, एंड दैट्स वाई इन टेक्निकल सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए हमें पॉलिसी मेजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मतलब वाइल इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज, द पॉलिसी जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं या फिर जो मिनिस्ट्रीज हैं जो इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवा रही हैं, इन टेक्निकल सॉल्यूशंस को ध्यान में रखकर सारे के सारे फैसिलिटीज, सारे के सारे पॉइंट चेक हो जाएं ये जरूरी नहीं है, पर इनमें से अगर दो मेजर्स भी अडॉप्ट कर लिए गए तो वो दो मेजर्स ना बहुत हद तक आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन को कम कर सकेंगे। स्पेसिएशन अवेयर टेस्टिंग करवाना, पोर्टेबल किट्स होने चाहिए जो इन लोकल प्लम्बर्स के पास अवेलेबल रहे।
सो इस तरह से टेक्निकल सॉल्यूशंस एंड पॉलिसी मेजर्स दोनों को अप्लाई करके आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन को डील किया जा सकता है। अब ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद हो मेंस के लिए जरूरी नहीं है, पर आप इनमें से ना दोनों साइड जो मैंने बनाया है इन दोनों के एक एक पॉइंट या दो दो पॉइंट याद कर लो, तो आपका अच्छा वे फॉरवर्ड बन जाएगा आंसर लिखने के लिए कि किस तरह से हम लोग आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन को डील कर सकते हैं ना। उसके बेसिस पर आपके लिए ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस 250 वर्ड्स मतलब 4 पेजेस, 3 से 4 पेज के बीच में आपको इस आंसर को लिखना है। यहां भी कंक्लूजन एक मैंने अटैच कर दिया है हिंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इज सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यहां पर आप एक इमेज देख सकते हैं और देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, लोअर सुबनसिरी प्रोजेक्ट मिसेस डेडलाइन येट अगेन। 2025 का जो डेडलाइन था वो उसको फिर से मिस कर चुका है, अब 2026 में फुल्ली कमीशन्ड होगा। सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्या कॉन्टेक्स्ट है? दिस इज द इमेज, वो सैटेलाइट इमेज है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, एक ग्रेविटी डैम जिसका फॉर्मेशन सुबनसिरी रिवर्स को यूज करते हुए, सुबनसिरी रिवर के वाटर को यूज करते हुए अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर में हो रहा है। इट विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट एज पर फ्यू सोर्सेस, ये लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्या, कुछ सोर्सेस बोलते हैं कि ये लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होगा, कुछ सोर्सेस में लिखा है कि सेकंड लार्जेस्ट होगा। सो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट, राइट। कौन इसको डेवलप कर रहा है? द स्टेट रन एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। सो स्टेट रन प्रोजेक्ट है जिसकी टोटल कैपेसिटी अभी के लिए अराउंड 2000 मेगावाट है, जिसको आगे इंक्रीज करने की भी बात हो रही है। सो लेट्स सी, पहले इसको फुल्ली कमीशन होने देते हैं, फिर देखते हैं कि 2000 से और कितना इंक्रीज हो सकता है। तो ये कुछ डिटेल्स हो गए, बेसिक डिटेल्स, इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस पे, कि ये प्रोजेक्ट बार बार न्यूज़पेपर में क्यों रहता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, किस तरह से ये आसाम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो अगेन दैट्स व्हाई आई से कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में पूछे जा सकते हैं या 5 में भी डायरेक्ट आ सकता है, करंट बेस्ड क्वेश्चन। सो पहले सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो प्रोजेक्ट सिग्निफिकेंस सबसे पहले है इसका पोटेंशियल अराउंड 2000 मेगावाट का, कि मोर देन 2000 मेगावाट का ये जो इसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल विल मीट द नॉर्थ ईस्ट पावर डेफिसिट। नॉर्थ ईस्ट में जो पावर को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी पावर को लेकर जो डेफिसिट है उसको काफी हद तक फुलफिल करेगा। और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के पावर डेफिसिट को नहीं गाइज, नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स जैसे गुजरात हो गए या छत्तीसगढ़ हो गए और बाकी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है। तो पोटेंशियल काफी लार्ज है, काफी अच्छा सिग्निफिकेंस है सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का, है ना। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का नीड नहीं, इसके अलावा नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनके भी इलेक्ट्रिसिटी के नीड को फुलफिल कर सकता है। देन एक बार अगर प्रोजेक्ट फुल्ली कमीशन हो गया, देन एज पर द एस्टिमेशन अराउंड 4000 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू जनरेट होगा एंड 5000 पीपल डायरेक्टली इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। सो सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी अच्छा है, फाइनेंशियल जो इंपैक्ट है या फाइनेंशियल बेनिफिट है वो भी काफी अच्छा है, 4000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। दैट्स वाई सिग्निफिकेंस तो काफी हाई है इसके, है ना, काफी अच्छा सिग्निफिकेंट है। रिवर सुबनसिरी के बारे में अब थोड़ा देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस हमने ये देख लिया है, वो आपके आंसर लिखने में आपको हेल्प करेगा मेंस के आंसर में। रिवर सुबनसिरी की बात करें तो रिवर सुबनसिरी ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, यहाँ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मैंने लिखा है, तो तुम्हारा अब काम क्या है ना, ये हमारी हो गई रिवर ब्रह्मपुत्रा। तो रिवर ब्रह्मपुत्रा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी का नाम तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और सिर्फ ऐसे ही लिखकर नहीं बताओगे, वेस्ट टू ईस्ट बताओगे। वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस साइड से लेकर इधर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड वेस्ट टू ईस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये तुम्हें बताना है। ये होमवर्क करो मैप ओपन करके, प्रीलिम्स में भी इस बार क्वेश्चन आया था ना, आया था गंगा ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी के बारे में। सो कीजिए मैप वर्क। सुबनसिरी को हम गोल्ड रिवर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। Why we call it gold river? Because of its placer gold deposits. It originates in the Tibetan Himalayas region में originate होता है और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को फ्लो करते हुए अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम में मिलता है। एंड फाइनली इट ज्वाइंस ब्रह्मपुत्रा, जिसकी ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कहाँ पर, जामुरी घाट, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, आसाम, यहाँ पे ज्वाइन करता है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर को। कैपेसिटी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज में से काउंट की जाती है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है एंड इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 8% और 7.92% ऑफ द ब्रह्मपुत्रा's टोटल फ्लो। ठीक है जी। अब डिले क्यों हुआ? ये जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं जहां पे ये लिखा हुआ है कि द प्रोजेक्ट अगेन मिस्ड द डेडलाइन, तो ये डिले क्यों हो रहा है, इस डिले के पीछे रीजन क्या है? कई रीजन है।
अभी ये राइट साइड वाला जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है उस पर हम बाद में आएंगे, पहले यहाँ डिले के मेन रीजंस देखो। मेन रीजंस डिले का क्या हो गया, एक तो अब एक यूनिक चैलेंज हो गया, मॉनसून ड्रिवन चैलेंज, मॉनसून ड्रिवन इनंडेशन। जब सुबनसिरी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया या जब ऑन गोइंग फेज में सुबनसिरी प्रोजेक्ट था, तो ऐसा सोचा गया कि जो वेट पीरियड होता है, ड्राई वर्क का पीरियड, वेट नहीं, ड्राई वर्क जो पीरियड है, जैसे अक्टूबर का महीना, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, जहां पे बारिश उतनी तेज नहीं होती है, तो इट वाज थॉट, ऐसा प्लान किया गया था कि अक्टूबर से जनवरी के महीने में जहां पे ड्राई पीरियड है, वहां पे वर्क को इंक्रीज किया जाएगा। बट बारिश इतनी ज्यादा हुई इवन मानसून सीजन में, और मानसून सीजन के बाद भी साउथ वेस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, या बाकी आजकल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसूनल इम्बैलेंस बना हुआ है, बारिश काफी ज्यादा होती है, इवन अक्टूबर के रीजन में भी फ्लडिंग रहा। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग प्रोजेक्ट ना डिले होता गया, क्योंकि ड्राई रीजन मिला नहीं। जब ड्राई रीजन नहीं मिला, ड्राई टाइम नहीं मिला, तो वर्क स्लो हो गया। पहला रीजन ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या, अंडर एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉटिंग स्कोप। ग्राउटिंग एक टेक्निकल टर्म है। ग्राउटिंग क्या किया जाता है ना, यहाँ देखो मैंने लिखा है, इंजेक्टिंग फ्लूइड लाइक मटेरियल। मतलब सपोज जैसे सीमेंट हो गया और बाकी मटेरियल्स को फ्लूइड फॉर्म में, मतलब थोड़ा गीला फॉर्म में क्या किया जाएगा, आपको फिल किया जाएगा, वॉइड्स फिल करने के लिए, गैप्स क्रैक्स फिल करने के लिए, सो दैट स्ट्रक्चर मजबूत रहे। जब घर में भी अगर पिलर ढाला जाता है ना, तो आप देखोगे कि कई ऐसे मशीन्स होते हैं जिनके हेल्प से जो फ्लूइड के फॉर्म में सीमेंट रहता है उसको पुश किया जाता है कि कहीं पर भी गैप ना रहे, तो पिलर मजबूत बने, घर मजबूत बने। ये जो ग्राउटिंग वर्क भी जो है ना, ये ग्राउटिंग वर्क शायद अच्छे से नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ विच रिसेंटली अ वॉल ऑफ सुबनसिरी प्रोजेक्ट हैज फॉलन। एक वॉल टूट गया था। सो इस ग्राउटिंग वर्क को भी अच्छे से देखा नहीं गया। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन और दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन, जिसको एडमिन को देखने की जरूरत है। देन प्रोटेस्ट अलोंग असम और अरुणाचल बॉर्डर। अभी भी कई प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पहले भी कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए जिसके वजह से प्रोजेक्ट काफी लेट हुआ। यहाँ 2025 है, ठीक है। पहले ये प्रोजेक्ट ना एक्चुअली 2005 में स्टार्ट किया गया था, बट 2005 में स्टार्ट करने के बाद भी 2005 में स्टार्ट करने के बाद भी कई प्रोटेस्ट हुए, और प्रोटेस्ट होने की वजह से 2011 से लेकर 2019 तक का जो टाइम है, ये प्रोजेक्ट बंद रहा था। एक्चुअली काफी डिले हो गया। डिले होने की वजह से ना कॉस्ट काफी बढ़ जाता है, कॉस्ट काफी गुना बढ़ चुका है, अभी हम देखेंगे, जिससे काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है एनएचपीसी के ऊपर। रेगुलेटरी डिले भी हुए। रेगुलेटरी डिले किसके वजह से, एनडीएसए के वजह से। अब ये एनडीएसए क्या है, तो ये है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जिसके बारे में भी बताऊंगा तुम्हें मैं। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने बोला कि हमारे लिए सेफ्टी फर्स्ट है। अच्छी बात है, सेफ्टी फर्स्ट है, पर शायद वो रेगुलेटरी मेजर्स थोड़े और फास्ट पेस लिए जाते हैं, सेफ्टी का बिल्कुल 100% सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, तो प्रोजेक्ट डिले नहीं होता। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन थोड़ा मिसमैच हो जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, बिकॉज ऑफ विच सच काइंड ऑफ सिचुएशंस अराइजेज। सो एनडीएसए की बात करें, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की, तो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। अब ये प्रीलिम्स में आपके बड़ा काम आता है, ऐसा टॉपिक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए है, कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन होता है नेशनल डैम सेफ्टी एक्ट 2021 के अकॉर्डिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पॉलिसी, रिसर्च, टेक्निकल रेगुलेशंस, फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करना ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट्स को लेकर, जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है जिसका, न्यू दिल्ली में। सो इसके स्टैच्यूटरी नेचर को, और ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये तो नाम से क्लियर है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का, याद रखिएगा अपने प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। देन इम्पैक्ट क्या पड़ा इस डिले का, तो इस डिले का इम्पैक्ट पड़ा अलग अलग हेडिंग्स पे। इस इम्पैक्ट को देखते हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, काफी ज्यादा कॉस्ट हाई हो चुका है। इनिशियली इसका कॉस्ट कुछ बनाया गया था 2005 में 6,285 करोड़, और अभी पता है देखो कितना हो गया है, 26,000 करोड़। 5 टाइम्स ज्यादा हो चुका है, मतलब लगभग 5 टाइम्स ज्यादा हो चुका है। 4 टाइम्स तो पूरी तरह से दिख रहा है, तो 4 टाइम्स, अराउंड 5 टाइम्स ज्यादा होना प्रोजेक्ट का कॉस्ट, ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेगा। एनर्जी सिक्योरिटी का इशू, नॉर्थ ईस्ट के पास जो एनर्जी नीड है, जैसा हमने बोला कि एनर्जी नीड को ये फुलफिल कर सकता है, इवन नॉर्थ ईस्ट के बाहर नॉर्दर्न और वेस्टर्न स्टेट्स को भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, वो इशू अभी तक बना हुआ है। एंड दैट्स व्हाई पीपल आर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। अभी भी पीक आवर में इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपैक्ट भी, जब भी ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो उनका अपना एनवायरमेंटल इंपैक्ट होता है, एनवायरमेंटल कंसर्न होता है, और प्रोजेक्ट जितना डिले होता जाता है, एनवायरमेंटल कंसर्न्स बढ़ते जाते हैं। एंड दैट्स वाई प्रोजेक्ट का सही टाइम पर कंप्लीशन होना, और फिर कंप्लीशन के बाद उसका एग्जीक्यूशन सही से होना, ये जरूरी है। प्रोजेक्ट शुड नॉट बी डिलेड, अदरवाइज नए नए चैलेंजेस अराइज हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल डैमेज होना, कई बार अर्थक्वेक के वजह से या लैंडस्लाइड के वजह से स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, जो कि प्रोजेक्ट को और डिले कर देता है और ज्यादा
प्रेशर बना देता है प्रोजेक्ट के ऊपर। सोशल डिसरप्शन, वाई सोशल डिसरप्शन? बिकॉज जो लोग पहले से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको क्या बोला गया कि यू वुड गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी नई टाइप की, और इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगा। बट नाउ दे आर लूजिंग द ट्रस्ट कि हमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी मिली पिछले 10 12 15 सालों में, और ना ही एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सो सोशल अनरेस्ट भी बढ़ते जाता है। These are the impact due to delaying of this project, जो टाइम टू टाइम डिले होता जा रहा है। सो अब इस डिले को सही कैसे कर सकते हैं, या बाकी प्रोजेक्ट के लिए क्या लेसन हमें मिले, वो सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंसिव प्री कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टिगेशन। कि भैया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ही जो भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो भी रिसर्च चाहिए, चाहे वो ग्रॉटिंग को लेकर हो, मतलब पिलर्स मजबूत बने फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देख लें कि सोशल जो लोकल ग्रुप्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनको हार्म नहीं हो, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छे से देख लें, फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक कर लें, प्री कंस्ट्रक्शन सारे इन्वेस्टिगेशन पूरे हो जाने चाहिए। मॉनसून एडेप्टिव शेड्यूलिंग भी करना चाहिए। हाँ, अब इसमें क्लाइमेट चेंज ने बड़ा रंगा डाल दिया। पहले उन्होंने प्लानिंग किया था कि अक्टूबर के रीजन में हम क्या करेंगे, ज़्यादा काम कर लेंगे जब ड्राई रीजन होता है, ड्राई सीजन चलता है, पर वो फेल कर गया। बट फिर भी अगर हम थोड़ा एडवांस मॉनसून एडेप्टिव शेड्यूलिंग करें बाय टेकिंग द हेल्प्स ऑफ IMD एंड अदर सच इंस्टीट्यूशंस जो हमें रेनफॉल के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शन देने का काम करते हैं, देन हम अपने वर्क को तेज कर सकते हैं। रेगुलेटरी एंगेजमेंट अप फ्रंट, NDSA की बात करते हैं, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी सेफ्टी मेजर्स को पूरी तरह 100%, जरा भी उसमें कम नहीं, उसको मेंटेन करते हुए अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ या डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ या प्राइवेट बॉडीज के साथ या जो भी बॉडीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर सेफ्टी इंश्योर करते हुए काम को तेजी से करें, तो ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट जिनका इकोनॉमिक इकोलॉजिकल दोनों इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पड़ सकता है, वो सही टाइम पर पूरे हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी 2026 तक ये पूरा हो पाता है कि नहीं। उम्मीद तो यही है कि 2026 में पूरी तरह से कमीशन हो जाएगा। नाउ अब इस सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर बेस्ड आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस तरह से हमने देखो आज के सेशन में ये टॉपिक्स किए हैं, ये 4 टॉपिक्स। इन चारों टॉपिक को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, और जो कंटेंट आपके लिए, काफी कंटेंट भी आपके लिए अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। एक बार इस सेशन को देखिए, आप अपने लिए रफ वर्क प्रिपेयर कर सकते हो। कंपाइलेशन तो आपके साथ मंथ एंड में शेयर हो ही जाएगा, PDF में कमेंट सेक्शन में अटैच कर ही देता हूं। आपने उस PDF को प्रिंट कर लिया या फिर रफ वर्क के लिए कुछ पॉइंट्स ऐड कर लिए हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद बैठकर अपना आंसर लिखा, तो इससे धीरे धीरे आपके आंसर राइटिंग की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जहां जहां पर मैंने प्रीलिम्स रिलेटेड पॉइंट्स बोले थे उसको नोट कर लो, उस आंसर्स को करो कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए करना है सिंसियरली। रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन को फॉलो करना है, और प्रीलिम्स के ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आज ही करना है। इसके लिए इंतजार नहीं करना है कि इसका आंसर हम 2 महीने के बाद करेंगे जब पंडित जी हमें अच्छा मुहूर्त बताएंगे। आज ही आंसर करो, है ना, ये मेहनत करो। प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो पहला प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन डिफरेंट कमेमोरेटिव डेट से रिलेटेड है। दूसरा एक बोडो साहित्य सभा से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि साहित्य के प्रमोशन कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है। इस तरह से आपके लिए अलग अलग रिवर से रिलेटेड, महामाया टेम्पल से रिलेटेड एंड एक फेस्टिवल से रिलेटेड, ये 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए प्रीलिम्स बेस्ड हैं। आप स्क्रीन पॉज करके या PDF को ओपन करके भी इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। बस सिंसियरली आपको ना पढ़ाई करने की जरूरत है। इन अचीवर्स के साथ आप अपना नाम भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, सो एक बार ये सेशन अपलोड हो जाए, टाइम लीजिए। जितना टाइम मैंने आपके लिए सेशन को रिकॉर्ड करने से पहले प्रिपेयर करने में लगाया है, आप भी वो टाइम दो, सिंसियरली इसको फॉलो करो, एंड खुद आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ऑब्जर्व करोगे। जो लोग रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, चाहे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू या ऑफलाइन आकर चेक करवा रहे हैं, दे कैन सेल्फ इवेलुएट, दे कैन सेल्फ गारंटी कि हाँ हमें पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है, अब आंसर राइटिंग को लेकर हमारा कंटेंट एनरिच हो रहा है। ओके, सो फॉलो इट सिंसियरली, है ना। टेक केयर, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। जय हिंद।